हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BEGC 109 ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। कौन से कॉन्सेप्ट्स पर आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले उन पे बात कर लेते हैं, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द टर्म रोमांटिक, और ये जो हमारा वर्ड है रोमांटिसिज्म, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं, और उसके बाद हम जानेंगे रोमांटिक मूवमेंट का क्या हमारा बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, उसके बाद एक आपका जो क्वेश्चन है, जो हमारी थीम है राइट्स ऑफ मैन को लेकर के, जो कि लिखी थी किसके द्वारा, थॉमस पेने के द्वारा लिखी गई थी, जो थीम थी राइट्स ऑफ मैन, उसमें क्या कहा गया है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ओके, ओरिजिन ऑफ द टर्म रोमांटिक का हम यहाँ पे ओरिजिन जानते हैं। जो हमारा वर्ड है रोमांटिक, वो कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड है रोमानिकस, उसके हम कह सकते हैं वहाँ से आया है, जिसका मतलब है लाइक द रोमन्स। ठीक है, बाद में हम इसे कह सकते हैं मिडिल एज के समय, हम कह सकते हैं या फिर मिडिल एज के बाद में, मिडिल एज के बाद में या उससे उस समय जो हमारा ये टर्म है, इसे कैसे यूज किया जाने लगा स्टोरीज में। जब हम यहाँ पर रोमांस, हम कह सकते हैं रोमांस लैंग्वेज लिख रहे थे। रोमांस लैंग्वेज कौन सी हो सकती है यहाँ पे, जैसे हमारी फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, स्पेनिश हो गई, इटालियन लैंग्वेज में जब हम लिख रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि रोमांटिक जो वर्ड है या फिर जो हमारा लाइक द रोमांस है या फिर रोमानिकस है, उसको वैसे हमने डिस्क्राइब किया। ठीक है, बट हमने यहाँ पर इसको लैटिन में नहीं किया। बाकी जितनी भी हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, स्पेनिश हो गई या फिर हमारी जो इटालियन हो गई, उसमें किया, बस किसमें नहीं किया, लैटिन में किया, जिसमें से ये वर्ड आया था। ठीक है, दीज स्टोरीज वर ओपन अबाउट, अब जो ये स्टोरीज थी, ठीक है, ये किसके बारे में बताती थी हमें, नाइट्स के बारे में। यानी कि जो स्टोरीज कहेंगी या फिर जो ड्रामा वगैरह होगा, जो लिटरेचर होगा, जो नोवेल स्टोरीज होंगी, उसमें क्या होगा, या तो कोई हीरोइज्म होगा, यानी कि शूरवीर होगा, कोई वीर होगा। ठीक है, वहां पर एडवेंचर आपको दिखाया जाएगा, लव आपको दिखाया जाएगा, और क्या दिखाई जाएगी, सुपर नेचुरल, लाइक हम कह सकते हैं यहाँ पर घोस्ट दिखाया जाएगा। ठीक है जी, ऐसी स्टोरीज थी। बाय द 18th सेंचुरी द वर्ड रोमांटिक, अब जो ये वर्ड था 18th सेंचुरी तक हमारा जो रोमांटिक वर्ड, वो कैसा अब हो चुका था, हम कह सकते हैं उसका मतलब इमोशनल हो चुका था। वहाँ पर हम कह सकते हैं वो वर्ड इमेजिनेटिव हो चुका था, और कैसा हो चुका था, एक रहस्यमय, एक मिस्टीरियस वर्ड बन चुका था। उसका मतलब हम कह सकते हैं रोमांटिक को इन वर्ड्स में समझा जाने लगा था। ठीक है, इट वॉज यूज टू, हम यहाँ पर कह सकते हैं जो रोमांटिक वर्ड है उसे हम डिस्क्राइब कैसे करते थे, जब हम यहाँ पर बता रहे हैं फीलिंग्स के बारे में, ठीक है, नेचर के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर रोमांटिक वर्ड को यूज करते थे। कौन से वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए, नेचर, ड्रीम, या फिर हम जब फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम लॉजिक, बट यहाँ पर ये सब कुछ डिफरेंट था किससे, यहाँ पर कोई लॉजिक लगाया नहीं जाता था, और ना ही कोई हम कह सकते हैं रीजंस, कोई कारण नहीं था, कोई बहाना नहीं था, ना ही हम कोई लॉजिक यूज कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ क्या था, और ये सारी की सारी चीजें लॉजिक से, बहाने से, रीजन से डिफरेंट रही। ठीक है, इन लिटरेचर, अब इन लिटरेचर पढ़ लेते हैं। रोमांटिसिज्म बिकेम अ मूवमेंट इन द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल इमोशन, इंडिविजुअल के इमोशन पर फोकस किया गया। ठीक है, इमेजिनेशन, ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में बताया गया। जैसे हमारे कुछ राइटर्स थे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शेली एंड कीट्स, जिन्होंने हम कह सकते हैं जो हमारा रोमांटिसिज्म था, जो ये मूवमेंट बना था, इसको शेप देने में मदद की थी। जो कि हमें क्या जो रोमांटिसिज्म है वो किस पे फोकस करता था, इंडिविजुअल के इमोशंस पर, इमेजिनेशंस पर, और किस पे, ब्यूटी पे। किसकी ब्यूटी पर, नेचर की ब्यूटी पर। ठीक है जी, तो ये था हमारा रोमांटिक, या फिर हम कह सकते हैं रोमांटिसिज्म, जिसका ओरिजिन ये रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास, आगे है, अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें कि पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशन एंड इमेजिनेशन।
जो रोमांटिक लिटरेचर है वो किसकी वैल्यू करता है, किसकी कद्र करता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कोई भी लॉजिक, कोई भी रीजन का यूज नहीं किया जाएगा। क्या हम कह सकते हैं किसकी वैल्यू होगी, फीलिंग्स की, इमोशंस होंगे, क्रिएटिविटी होगी, उसकी वैल्यू करता है रोमांटिक लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पर राइटर एक्सप्लोर करते हैं एक डीप पर्सनल एक्सपीरियंस को। ठीक है, एक हम कह सकते हैं इंटेंसिटी होती है इमोशंस को लेकर के। कौन से इमोशंस, लव है हमारा, सैडनेस हो गया, वंडर हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे इमोशंस हैं, उन इमोशंस को लेकर के राइटर्स ने हम कह सकते हैं कि एक्सप्लोर किया। ठीक है, लव फॉर नेचर, नेचर के लिए क्या दिखाया गया, यहाँ पर लव दिखाया गया। नेचर कैसे देखी गई, सोर्स ऑफ ब्यूटी, इंस्पायरेशन है, एक हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन है, किससे, नेचर से। ठीक है, फोकस ऑन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पे फोकस किया गया। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो रोमांटिसिज्म था उसने सेलिब्रेट किया हर व्यक्ति की फ्रीडम को, उसके एक्सपीरियंस को, और उसके जो अंदर चल रहे थॉट्स होते हैं उसको लेकर के हम कह सकते हैं सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, क्योंकि हर बंदा, यहाँ पर कह सकते हैं जो मैनी रोमांटिक हीरोज हैं वो कैसे होते हैं, रेबल्स होते हैं या फिर ड्रीमर्स होते हैं, हु गो अगेंस्ट सोसाइटीज रूल्स। अपने प्यार को पाने के लिए हम कह सकते हैं, अपने प्यार के लिए, अपने ड्रीम को पाने के लिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जो हीरो है इस स्टोरीज में, हम कह सकते हैं जो बहुत सारे रोमांटिक हीरोज हैं वो रेबल बन सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, ड्रीमर कह सकते हैं, कि जो सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट जाकर अपने ड्रीम्स को, अपने लव को प्राप्त करते हैं। ठीक है जी, फिर है सुपर नेचुरल एंड मिस्टीरियस एनिमल्स। क्या क्या दिखाया गया इसमें, बहुत सारे रोमांटिक राइटर्स ने हम कह सकते हैं घोस्ट को यूज़ किया, ड्रीम्स को यूज़ किया, सुपर नेचुरल अपने वर्क में हम कह सकते हैं जो सुपर नेचुरल इवेंट्स हैं उन सभी को इंक्लूड किया था। रिजेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पर बहुत सारे रोमांटिक्स जो हमारे राइटर्स रहे हैं उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन जो फैक्टर है या फिर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उसका विरोध किया था। क्यों, वो क्योंकि चाहते थे, यानी कि जो हमारा रिवॉल्यूशन था वो क्या कर रहा है, आज के समय में आप देखिए नेचर को डिस्ट्रॉय पहुंचा रहा है, हार्म पहुंच रहा है इन्वायरमेंट को। ठीक है, और कैसी लाइफ बन गई है हम सभी की, मैकेनिकल लाइफ बन गई। मैं आपको यहाँ पर पढ़ रही हूँ, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो कैसे पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ठीक है, कहीं ना कहीं हम जब इन सारी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, सोशल मीडिया का यूज़ करें, तो कहीं ना कहीं हमने नेचर को डिस्ट्रॉय किया है, हार्म किया है। तो उस चीज़ के खिलाफ थे हमारे बहुत सारे जो रोमांटिक राइटर्स रहे। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि सभी की लाइफ कैसी रहे, बहुत सिंपलर रहे, हम लोग नेचर के कैसे रहें, क्लोज रहें, और हमारी लाइफ कैसी हो, अर्बनाइजेशन लाइफ ना हो, हमारी लाइफ कैसी हो, रूरल लाइफ हो। ठीक है, इंटरेस्ट इन फोक ट्रेडिशंस एंड द पास्ट, किसमें इंटरेस्ट दिखाया गया, फोक ट्रेडिशंस में और पास्ट में। रोमांटिक राइटर्स एडमायर थे बहुत सारी फोक स्टोरीज से, हम कह सकते हैं जो हिस्ट्री में हुआ है, जिसमें कि हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हिस्ट्री में बहुत सी घटनाएं हैं हिस्ट्री में जो हो चुकी हैं और जिनको लेकर के हम कह सकते हैं कि इमेजिन करते हैं, उसको लेकर के वो एडमायर थे। ठीक है, हिस्टोरिकल थीम्स को लेकर के वो आप कह सकते हैं एडमायर्स थे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है सर वॉल्टर स्कॉट, रूट अबाउट स्कॉटिश हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। उन्होंने क्या लिखा, स्कॉटिश हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री और ट्रेडिशंस के बारे में। लाइक भारत है, इंडिया है, तो इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया के ट्रेडिशंस है, उसके बारे में लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट किस में दिखाया गया, ये जो हमारे रोमांटिक राइटर्स थे ट्रेडिशन में और पास्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं बैकग्राउंड टू दी रोमांटिक मूवमेंट। क्या बैकग्राउंड रहा हमारे इस रोमांटिक मूवमेंट का। चलो, रोमांटिक मूवमेंट 18th सेंचुरी के बाद हम कह सकते हैं शुरू हुआ था एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द एज ऑफ एनलाइटमेंट एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारा रोमांटिक मूवमेंट है वो शुरू हुआ। ड्यूरिंग द एनलाइटमेंट रीजन, लॉजिक एंड साइंस वर वैल्यू द मोस्ट।
जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी को हम कह सकते हैं, हमने इनलाइटमेंट को, रीज़न को, लॉजिक को और जितने भी हम कह सकते हैं साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसको बहुत ज़्यादा नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करें नेचर से, तो हमने सबसे ज़्यादा वैल्यू करनी शुरू कर दी थी साइंस की, ठीक है। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि रोमांटिक राइटर्स जो है वो विश्वास किस में रखते थे, इमोशन में, इमेजिनेशन में और नेचर में, ठीक है। अब ये हम कह सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम किसकी वैल्यू कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ किसकी, साइंस की, रीजन और लॉजिक की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ रिएक्शंस हुए अगेंस्ट किसके, एनलाइटमेंट की। कैसे, द 18th सेंचुरी एनलाइटमेंट फोकस ऑन रैशनल थिंकिंग। जो हमारी 18th सेंचुरी की एनलाइटमेंट थी उसने फोकस किया था व्यक्ति के रैशनल थिंकिंग पे, साइंटिफिक डिस्कवरीज पर और स्ट्रिक्ट रूल्स को लेकर के, ठीक है, लिटरेचर में। लेकिन जो हमारे रोमांटिक राइटर्स थे उन्होंने ये सारे आइडियाज क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। और वो क्या एम्फेसाइज कर रहे थे, किस पे फोकस था उनको, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स को लेकर के, क्रिएटिविटी पर और हर एक व्यक्ति के एक्सप्रेशंस पर, उनके एक्सपीरियंस पर, उनकी फ्रीडम को लेकर के, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ रिएक्शंस एनलाइटमेंट के अगेंस्ट रोमांटिक राइटर्स के। फिर इन्फ्लुएंस हुए कुछ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो कि हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ आइडियाज़ जो थे इंस्पायर हुए, कौन से आइडिया से, फ्रीडम, डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल राइट, यानी कि हमें हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है और हर व्यक्ति के पास उसके खुद के अधिकार होने ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी उसने इन आइडियाज़ को क्या किया था, इंस्पायर किया था, उनसे इंस्पायर हुए थे। तो जो हमारे रोमांटिक पॉइट्स थे, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल कॉलरिज, क्या थे, ये इन्फ्लुएंस हुए किससे, रिवॉल्यूशन के आइडियाज से, ठीक है, परिवर्तन की। जो हमारा फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल राइट है वो क्या है, किसको लेकर के हम कह सकते हैं, रिवॉल्यूशन थी, इन्हीं आइडियाज को लेकर के रिवॉल्यूशन थी। तो ये एक चेंज लाना चाहते थे और क्या लाना चाहते थे, इक्वालिटी। तो बहुत सारे हमारे रोमांटिक पॉइट्स इंस्पायर्ड हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फिर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी के शुरुआत में बहुत जल्दी से ग्रोथ हुई किसमें, अर्बनाइजेशन में, फैक्ट्रीज में और साथ ही साथ हम कह सकते हैं मशीन्स में। तो यही तो था हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हम क्या चाहते थे, रूरल एरिया से कहाँ पर माइग्रेशन हो, अर्बन एरियाज की तरफ, लोगों को हम कह सकते हैं जॉब मिले, ठीक है, लोग हम कह सकते हैं फैक्ट्रीज चलाए, हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करे, बिजनेस अपना करे, ठीक है, मर्चेंट बने, ट्रेडर बने। तो यही थी हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो बहुत सारे जो हमारे रोमांटिक राइटर्स थे उन्होंने इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या किया, नापसंद किया गया। क्यों, क्योंकि वो कह रहे थे, उनका मानना था कि ये जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये जो क्रांति है इंडस्ट्री को लेकर, ये नेचर को क्या करेगी, हार्म पहुंचाएगी, ख़त्म कर देगी और सभी की लाइफ कैसी हो जाएगी, एक मैकेनिकल लाइफ बन के रह जाएगी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। किससे इन्फ्लुएंस थे भाई, अभी हमने पढ़ा था मेडिवल और फोक ट्रेडिशन से क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। सारे के सारे हमारे जो रोमांटिक राइटर्स थे, इन्होंने ये क्या चाहते थे, हर एक व्यक्ति की ग्रोथ चाहते थे, ये विश्वास रखते थे हर व्यक्ति के फ्रीडम में, उसके इमेजिनेशन में और उसके सेल्फ एक्सप्रेशंस में। ठीक है, उन्होंने वर्क किया और फोकस किस पे रखा, लोनलीनेस पे, रेबेलियस हीरोज पर, जो कि चैलेंज किसको कर सकती है, पूरी की पूरी एक सोसाइटी को चैलेंज कर सकती है। तो सीधा सीधा सा जितने भी हमारे रोमांटिक राइटर्स थे वो हर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ और उसकी डेवलप्ड में विश्वास रखते थे। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम जो हमारी बुक है राइट ऑफ मैन, कब लिखी गई, 1791 टू 1792, किसकी, थॉमस पेने की एक बुक थी जो कि सपोर्ट करती थी किसको, डेमोक्रेसी को, मानव के राइट्स को और उसकी इक्वालिटी को लेकर के। ठीक है, जो कि क्रिटिसाइज करती थी किसको, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। पेने बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट
पीपल्स राइट नॉट कंट्रोल देम अनफेयरली। जो हमारे थॉम्स थे वो बिलीव करते थे कि सरकार को लोगों के, अपनी जनता के जितने भी राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको तो हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि अपनी पूरी सरकार को अपने कंट्रोल में नहीं लेना चाहिए। सरकार को, जनता है, लोग हैं, और लोगों की जो फ्रीडम है, ठीक है, लोगों के जो अधिकार हैं, उनको अपने कंट्रोल में ना लें, बस सिर्फ क्या करें, उन्हें सिक्योरिटी दे, प्रोटेक्ट करे अधिकार दे करके, ठीक है। तो क्या थी मेन थीम्स राइट ऑफ मैन में? पहला था नेचुरल राइट और इक्वालिटी। यहाँ पर थॉम्स ने आर्ग्यू किया कि जो सभी लोग हैं वो पैदा हुए हैं किसके साथ? अपने अपने नेचुरल राइट्स के साथ। कौन से नेचुरल राइट्स? फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गई और जस्टिस। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का, समानता का और न्याय का अधिकार है, जो कि हर एक व्यक्ति इन राइट्स के साथ पैदा होता है, ठीक है। उनका मानना था कि यहाँ पर कोई भी किंग, कोई भी रूरल इन जो ये हमारे जो राइट्स हैं इस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता या फिर अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता है। ये थी हमारी मेन थीम्स किसमें? राइट्स ऑफ मैन में। उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया किसको? डेमोक्रेसी को, कि यहाँ पर जितनी जो भी सरकार है वो कैसे चूज करनी चाहिए। सरकार खुद नहीं बने, सरकार लोगों द्वारा चुनी गई हो, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर हेरिडिटी ना हो। हेरिडिटी मतलब कि ऐसा होता था पहले के समय में, जो राजा है, अब जो राजा का बेटा होगा वही किंग बनेगा, नहीं, अब जो किंग बनेगा उसमें ऐसा कहा गया कि जो सरकार बनेगी, जो भी राजा बनेगा वो लोगों द्वारा, जनता द्वारा चुना जाए, ठीक है जी। क्रिटिसिज्म ऑफ हेरिडिटरी रूल, यही मैंने अभी आपको बताया। उन्होंने हम कह सकते हैं कि जो किंग थे, ठीक है, वो एक ही सिंपल सा रूल फॉलो करते थे। ऐसा कहा जाता था कि जो हमारा लीडर बनेगा वो वही सेम चीज़ है, जो हमारा लीडर बनेगा वो कौन बनेगा, जनता ये डिसाइड नहीं करती थी। कौन डिसाइड करता था? जो राजा होता था। राजा ही कहता था कि ये जो मेरा बेटा होगा वही हमारा वो क्या बनेगा, उत्तराधिकारी होगा, और वही क्या बनेगा, नेता बनेगा, सरकार चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो हेरिडिटरी रूल के अगेंस्ट रहे। जो हमारे थॉम्स थे वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार हो कि वो अपना राजा, अपनी सरकार खुद चुने, ठीक है। Defense of the French Revolution. Many people in Britain, like Edmund Burke, criticized the French Revolution as violent and dangerous. बहुत सारे लोगों ने ब्रिटेन में, हम कह सकते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्या किया? क्रिटिसाइज किया। पेन ने, हम कह सकते हैं यहाँ पर जो थॉमस थे उन्होंने इसको डिफेंड बताया। इस रिवॉल्यूशन को क्या बताया? डिफेंड बताया। कहा कि पीपल हैव राइट टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम। यहाँ पर लोगों को लड़ना चाहिए अपने अधिकारों के लिए, अपनी फ्रीडम के अधिकार के लिए लोगों को यहाँ पर लड़ना चाहिए, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को थॉमस ने क्या बताया था? डिफेंड करा था, उसको सुरक्षित किया था। अ कॉल फॉर सोशल रिफॉर्म। उन्होंने ही आर्ग्यू फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, फेयर टैक्सेशन एंड हेल्प फॉर द पुअर। उन्होंने आर्ग्यू कह सकते हैं उन्होंने कि सभी को समान एजुकेशन मिलनी चाहिए, फेयर टैक्स होना चाहिए, और यहाँ पर जितने भी गरीब हैं उनकी हेल्प की जानी चाहिए। और साथ में वो बिलीव करते थे कि यहाँ पर जो सरकार है किसी भी देश की, ठीक है, हम कह सकते हैं जो भी सरकार होनी चाहिए वो वर्क करे कैसे? वेलफेयर, लोगों का, सिटीजन्स का, अपने सिटीजन्स का कल्याण करे, ठीक है जी। ये था हमारा राइट ऑफ मैन, ठीक है, समझ में आया? चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।